सभी देखने वालों को नमस्कार। मित्रों, चुनाव का मौसम है और सोचा कि एक वीडियो इस पर भी बनता है जिससे कि आपको निर्णय लेने में आसानी हो कि हमें चुनना किसको है। आमतौर पर परिवर्तन के नाम पर हम हमेशा सरकार बदलने की सोचते हैं और सोचते हैं इससे बहुत बढ़िया सरकार आ जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन लोकतंत्र हमेशा विकल्पों का चुनाव होता है। इसमें कोई आदर्श स्थिति कहीं से स्वर्ग से उतर कर नहीं आती है। हमारे आपके लोगों के बीच में ही जो विकल्प हैं उन्हीं में से एक चुनना होता है। जब से 2014 में से मोदी की सरकार आई, पिछले 10 सालों में जो धरातल पे काम हुए उस आप सब ने देखा है, जाना है। लेकिन फिर भी चूँकि लंबा समय खंड बीत चुका है, एक बात ज़रूरी है कि हम उसकी भी चर्चा कर लें ताकि चीज़ें रिवाइव हो जाएं। दोस्तों, मोदी की सरकार जब आई तो उसने वो सब काम किए जिससे कि गरीब, पिछड़े या जो भी निम्न तबके के लोग हैं, बिना किसी धर्म जाति बंधन के उनको तमाम वो सुविधाएं मिलें जो उनको एक न्यूनतम जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करती हों। सबसे पहला जो काम सरकार ने किया वो जनधन अकाउंट खुलवाया, जिससे कि आज करीब 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले गए। जहां पर बैंक में एक अकाउंट खोलना अपने आप में एक बहुत ही दुरूह काम होता था, उसे आसान बनाया गया। वो जनता जो कभी नगद अपने पास रखती थी, अब वो बैंक के दरवाजे तक गई। उसका कई दूरगामी परिणाम हुए, कई सारे फायदे हुए। जो इंदिरा आवास योजना, जिसे हम अब पीएम आवास योजना के नाम से जानते हैं, चिन्हित करके चुन के हर ग्राम सभाओं में या शहरी गरीबों को दिया गया। अगर किसी को नहीं दिया जा रहा तो उसका बाकायदा कारण मांगा जाता था, उससे एनओसी लिया जाता था कि आपको नहीं चाहिए, लिख के दीजिए। शौचालय इसी क्रम का एक अभिन्न कड़ी है जो कि एक इज्जत की ज़िंदगी बसर करने में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मदद की। आज अपने गांव में अगर मैं आता हूं, आप जाते हैं तो देखिए अब लगभग 5 से 10% ही ओपन डिफिकेशन आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। अदरवाइज सबके घर लगभग शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है। अगला आता है बिजली। पहले बिजली कई गाँव में, हमारे गाँव के बगल के 2 गाँव थे जिसमें कि बिजली पिछले 20 साल से नहीं थी। लेकिन जैसे ये सरकार आई, उन गाँवों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया कंपल्सरी तरीके से। आज हर घर में बिजली है। सिलेंडर, आप सोच सकते हैं कि किसी गरीब आदमी के घर में कभी सिलेंडर हो सकता था, सिलेंडर पहुंचाया गया और सब्सिडाइज रेट पर भी बाद में उसके रिफिलिंग की व्यवस्था की गई। आयुष्मान योजना, अगर एक गरीब परिवार को कभी बीमारी हो जाती थी तो वो उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वो अपनी दैनिक जीवन जो चर्या है उसके लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाता था। तो सोचिए जब उससे अगर 25-50 हज़ार रुपये लग जाएं तो वो कहाँ जाता। तो आयुष्मान योजना ने, ख़ासतौर से मैं जिस राज्य से आता हूँ उत्तर प्रदेश में, व्यापक पैमाने पर आयुष्मान कार्ड इशू हुए हैं और उसके तहत इलाज हुए हैं। मित्रों, जब आप इन सुविधाओं को देखते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि कभी भी कोई सरकार इतनी इफेक्टिव तरीके से, खासतौर से जो आवास योजना है वो स्लैब वाइज, स्टेज वाइज कर दिया गया और खाते में पैसा सीधा जाता है। तो एक जो पूरा बिचौलियों का तंत्र था उसे एबॉलिश कर दिया गया। वही चीज़ मनरेगा में हुआ। मनरेगा कार्यक्रम में पहले जो ग्राम प्रधान या लोग होते थे वो एक अमुक पैसा अपने पास ले लेते थे, फिर उनको समायोजित करते थे। आज पैसा उसे खाते में जाता है। हालांकि अभी भी कुछ एक जगह एटीएम कार्ड लेने की शिकायतें आती हैं, लेकिन जियो टैगिंग के माध्यम से यह इंश्योर करवाया गया कि वो लोग ज़रूर आएँ जिनके नाम पर पैसा लिया जा रहा है, वो काम ज़रूर हो या दिखे जिसके नाम पर पैसा बांटा जा रहा है। तो दोस्तों, इस सरकार ने जो सबसे बढ़िया चीज़ की वो थी ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता एक ऐसी चीज़ थी जिसने उस सहायता को उस तबके तक बहुत दूर तक पहुँचाया और बिना किसी कटौती के पहुँचाया। किसान सम्मान निधि इसी कड़ी में एक ऐसी योजना थी जो उन किसानों को भी पैसा दिया जिसके पास लेस देन, मतलब आप कह दें कि आधा बीघा या आधे एकड़ से भी कम ज़मीन हो, उनको भी लगभग हर घर में उस योजना का लाभ दिया गया। इसी क्रम में अगर आप स्वनिधि योजना आप सुने हो, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के दिया गया और बहुत ही कम ब्याज में, बहुत ही 5 से 6% की ब्याज दर पे उनको दिया गया। सोचिए एक रेहड़ी वाला जब वो पैसे लेता था किसी लोकल साहूकार से, तो शाम तक उसको 100 रुपये के पीछे 10 रुपये, यानी कि 10% डेली का वो लोन उठाता था। आज सरकार ने कैंप लगा करके, ज़बरदस्ती चिन्हित करवा करके या एनओसी ले करके उस व्यवस्था को हर रेहड़ी वाले तक पहुंचाया। ये छोटी बात नहीं दोस्तों। इस सरकार ने उस 10,000 को अब 20,000 कर दिया है। अब आइए अगले जो शिक्षित बेरोजगार हैं या जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उसके लिए सरकार ने मुद्रा जो योजना चलाई,
वो इसके पहले की सरकारों की सारी सरकारी योजनाओं से काफ़ी अलग थी। चूँकि मैं बैंकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जब जिला उद्योग केंद्र से एप्लीकेशन आते थे तो उसका निपटारा कैसे किया जाता था, कैसे बिचौलियों का तंत्र, जिला उद्योग केंद्र का तंत्र लगता था। आज मुद्रा योजना में बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी गई, यहाँ तक कि ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है और नहीं करने के पहले बैंकर को लिखित में एक बाकायदा जवाब देना पड़ता है कि आप नहीं क्यों कर रहे हो। मित्रों, काफ़ी चीज़ें सुलझी हुई बनाई सरकार ने, काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे बनाए। मुद्रा में जिनको अगर पता नहीं हो तो 50,000 का लोन किसी भी रेहड़ी पटरी वाले छोटे को दिया जा सकता है, छोटे उद्योग को दिया जा सकता है। 50,000 से 5 लाख उनको दिया जा सकता है जिनका 2 या 3 साल से एग्जिस्टेंस हो और अच्छा कारोबार कर रहे हैं, पूंजी की कमी है। और 5 से 10 लाख उनको दिया गया जो बाकायदा ITR भरते हैं, GST भरते हैं। इसी क्रम में 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो स्टैंड अप इंडिया का जो क्रेडिट गारंटी वाला स्कीम है, उसमें उन लोगों को दिया गया जो 10 लाख के ऊपर की सीमा जिनको लोन की चाहिए और देने के लिए कोई कोलेटरल नहीं है। इतना बड़ा तंत्र सिर्फ इसलिए किया गया, ये जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसलिए बनाया गया कि ये हर एक उद्यमी अपने अंदर कम से कम 2, 4, 6 लोगों को समायोजित करेंगे और एक व्यापक पैमाने पर रोजगार विकसित होगा। स्मार्ट सिटी योजना, जिसमें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें कि फ्लाईओवर, मेट्रो आज देख रहे हैं। सबसे गरीब आदमी जिसको फ़ायदा हुआ है अटल पेंशन योजना का या जो जनधन बीमा योजना थी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपये के प्रीमियम देते हैं और अगर कुछ हो जाता है तो वो जो 2 लाख की रकम मिलती है, मैंने खुद एक व्यक्ति को ये सेटल करवाया था और उसके घर को उस समय कितने उससे मदद मिली वो मैं समझ सकता हूँ, परिवार वाले जान सकते हैं। उस 2 लाख रुपए की वजह से उसका परिवार थोड़ा सा संभला, बच्चा आगे कुछ पढ़ाई किया और आज वो प्राइवेट सेक्टर में समायोजित है। मित्रों, ये जो व्यवस्था सरकार ने या मोदी सरकार ने की, वह इस कदर ज़मीन पर पहुंचाई गई, या ये कहिए कि इतनी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हुआ, कंट्रोल्ड तरीके से हुआ, क्योंकि चूँकि टेक्नोलॉजी का बहुत व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। टेक्नोलॉजी ने सारे काम आसान किया, चाहे वो जियो टैगिंग हो या ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन हो, थंब से या आधार से। जो गांव-गांव में जो नेटवर्क फैलाया गया बैंकिंग का, चाहे वो CSC के माध्यम से या जन सुविधाओं के माध्यम से, आज लगभग सारे काम ऑनलाइन, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, हैसियत प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, वो बन जाता है। कोरोना महामारी हम आप सब देखे हैं, जो सरकार ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया, जो वैक्सीन लाए, पहले वैक्सीन लाने में ज़माना लग जाता था, आज हमने इन हाउस अपने देश में ही वो वैक्सीन डेवलप की। यह सरकार का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है। जो सड़कों का नेटवर्क आज आप देखते होंगे, गांव-गांव तक दूर चले जाइए, एक बहुत ही व्यापक पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे कि जो उसके आसपास के बस्तियां हैं, रोड हैं, घर हैं, ज़मीन, दुकानें, सबकी मॉनेटरी तौर पे वैल्यू बढ़ी है। वेयर हाउसिंग एक समस्या थी जिसका निवारण सरकार ने इफेक्टिवली कई जगह पे किया है, जहाँ पे गोडाउन बनाए गए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। तकनीकी संस्थानों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा IIT और IIMS मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल, प्रोफेशनल कॉलेज और सीट्स का अप्रूवल इसी सरकार ने किया है। जो प्रशासन में एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है, उसे आप देख सकते हैं आज विभागों में उस दौर के तुलना में जो इसकी पूर्ववर्ती सरकारें थी, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस 10 सालों में सरकार ने कितने प्रयास किए हैं। सरकार कोई परफेक्ट नहीं होती, आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ईश्वर का रूप नहीं होता। इवन आज ईश्वर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी अगर चुनाव लड़ने आ जाएं, उसके विरुद्ध में भी 25-30% लोग खड़े हमेशा मिल जाएंगे। इसलिए आप उन चंद लोगों के, उन चंद दुष्प्रचारों के पीछे न पड़ें जो आज यूट्यूबरों के भरोसे तरह तरह के आरोप लगाते हुए, और किसी को तानाशाह बताया जाता है, किसी को डिक्टेटर बताया जाता है, किसी कहा जाता है कि संविधान बर्बाद कर देंगे, देश बर्बाद कर देंगे। उन यूट्यूबरों के माध्यम से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो दोनों एनालिसिस करिए। एक तरफा एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये स्पॉन्सर्ड माध्यम है और स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है। ट्रिपल तलाक को हटाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। धारा 370 को हटाना, आर्टिकल 35A को हटाना एक बहुत ही बड़ा कदम था, जो कि मुझे याद है जिस दिन 370 हटा था, हर भारतीय के चेहरे पर प्रसन्नता थी, एक जोश था, एक जज्बा था। लोगों ने उसको अपने मन में एक टीस की तरह पाला हुआ था और सरकारें
चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वो हमारे ऊपर एक दादागिरी की तरह बताते थे, तुम हटा करके दिखा दो, हम तुम्हारे वहाँ अपनी इच्छा से हैं, जब तक इच्छा होगी रहेंगे, जब तक पैसे दोगे रहेंगे, जब तक हमारी शर्तों पे जीते रहोगे तब तक रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ये धमकी सुन सुन के हम और आप बड़े हुए थे। लेकिन इस मोदी की सरकार ने एक दिन में उसको हटाया और अपनी इच्छा शक्ति दिखाई कि अगर आपके अंदर जज्बा है, देशभक्ति है और देश को एक करने की क्षमता है तो किया जा सकता है। डर के या वोट बैंक की राजनीति से केवल देश को नुकसान हुआ है, नहीं तो क्या आज वो ट्रिपल तलाक जैसा अमानवीय नियम क्या किसी देश में स्वीकार्य हो सकता है? जस्ट बिकॉज कि आपकी बहन और बेटियां नहीं हैं, ज़्यादातर उन मुस्लिम परिवारों की बहन बेटियां हैं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, जिनके अपने पर्सनल लॉ में उनके लिए किसी भी भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं है। अगर गलती से वो औरत अपने तलाक दिए हुए पति के पास दोबारा आना चाहती है, चाहे गलती उसकी हो या बीबी की हो, उसे हलाला जैसी घृणित प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। कभी कभी एक महिला के अंतर्मन के दिशा से सोचिए कि हलाला जिसमें ये नियम है कि तुम पहले के पति के पास तब जा सकते हो शादी करने के लिए जब तुम पहले किसी पति के पास यानी दूसरे मर्द के पास जाकर शादी करो, हम बिस्तर होगे, उसके बाद वो तलाक देगा, तब तुम पहले के पति के पास जा सकते हो। ये कानून चाहे जिस दौर में जिस एरा में बनाया गया हो, लेकिन इतना घृणित कानून क्या आज के सो कॉल्ड सभ्य समाज को स्वीकार्य है? पहली इच्छा होगी कि नहीं, या हमारे अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं बिल्कुल ही गलत है, घृणित है, मानवता के नाम पे कलंक है, चाहे किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में हो। लेकिन जैसे ही बात आएगी कि क्या आप इसको हटाने के लिए आगे आएंगे, तो एक बहुत बड़ा विपक्ष जिनके लिए मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले एक वोट बैंक हैं, तो आकर आगे खड़े हो जाएंगे, बोले नहीं, यह इनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, यह इनके व्यक्तिगत धर्म का विषय है। क्या धर्म इंसानों से ऊपर है? क्या इंसानों को इस तरह से प्रताड़ित करने के लिए धर्म बना है? और अगर बना है तो ऐसे हर कानून, हर नियम को सुधारा जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। आपको उन महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, इसको हटाने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इस सरकार ने जब लगाम ली थी अपने प्रशासन की 2014 में, तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आर्थिक हालात इतने ख़राब थे कि प्रधानमंत्री जी को खुद कहना पड़ता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम अपने रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़े मंत्री ने सोने को गिरवी रखने तक की बात की। अब आप सोचिए कि चंद्रशेखर के 4 महीने की सरकार में जब सोना गिरवी रखा गया था तो पूरे देश का सिर शर्म से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने झुक गया था, और वही नौबत इस सरकार ने 2014 तक ला दिया। मित्रों, आजकल गूगल है, सब कुछ उपलब्ध है, तो जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये हवा में नहीं है, आप इसको जांच सकते हैं। तो क्या एक ऐसी सरकार जो 10वें नंबर की इकोनॉमी से आपको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था लाकर खड़ी की है, और हमसे ऊपर अब जो 2 देश हैं उनको हम 3 से 5 साल में नीचे करके हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो दोस्तों, कल्पना करिए कि ये जो विकसित देश हैं, जिसे हम विकसित देश मानते हैं, वहाँ पर सब नौकरियाँ सरकारी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर अपने आप में इतना विकसित होता है कि सरकारी नौकरियों का चार्म बहुत कम हो जाता है, और प्राइवेट नौकरियाँ एक बड़े तबके को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो इस सरकार को हमें और आपको सपोर्ट करना है ताकि अगले 5 सालों में देश एक नए मुकाम तक जाए, एक नई पहचान तक जाए। अब विकल्प पर नज़र डालते हैं, जो हमारे सामने विकल्प है उन पर नज़र डालिए। ये 18-20 पारिवारिक दलों द्वारा पोषित एक ऐसा गठबंधन है जिसको इंडी कहा जाता था। कुछ ही समय बाद इनके आपस में मतभेद इतने ज़्यादा हुए कि ममता बनर्जी अलग हो गई, पंजाब में इनका अपना कोई गठबंधन नहीं रहा, कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रही है। ऐसे कई सारे दल इनसे बिखर गए, क्योंकि मजबूरी की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। इसी क्रम में जो इनके नेता हैं उन पर नज़र डालिए, इनके घोषणा पत्रों पर नज़र डालिए, इनके भाषणों पर नज़र डालिए, ऐसा लगता है कि देश का सारा वोट इनके देश विरोधी कामों से ही इनको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखिए। यह पार्टी एक तरह से साम्यवाद, जिसे कम्युनलिज्म कहा जाता है, जिसमें रसिया सबसे बड़ा उदाहरण है,
इनका मानना है कि जो लोग धनी हैं, जो लोग थोड़े से अच्छे हैं, उनके संसाधनों को, उनके धन को, उनकी संपत्तियों को गरीबों को बांट करके गरीबी मिटाई जा सकती है। इनका मानना यह है कि अगर उनके खाते में हर महीने 8,500 रुपया डाल दोगे तो गरीबी मिट जाएगी। अगर ऐसा होता तो रुपया छाप करके रिजर्व बैंक रातों रात पूरे सड़क पर छींट देता, सबकी गरीबी मिट सकती थी। लेकिन याद करिए वेनेजुएला का एग्जाम्पल, जहाँ पर तेल का भंडार है, सरकार ने अपनी जनता के लिए इतनी सुविधाएं दे दी थी कि आज वहाँ पर दुनिया की सबसे चरम महंगाई है, क्योंकि वहाँ पर और कोई एक्टिविटी क्रिएट ही नहीं की गई। केवल सरकारी दान से गरीबी नहीं दूर हो सकती। वह इंदिरा गांधी के ज़माने में भी देखा जा चुका है, और उसके बाद के कांग्रेस सरकारों ने भी जिस तरह से लाइसेंस राज रखते हुए रोज़गार देने की कोशिश की, उसका परिणाम हमारे आपके सामने है। एक दूसरे गठबंधन के पार्टनर थे कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने तो बाकायदा अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर हम आए तो न्यूक्लियर वेपन को नष्ट कर देंगे। मतलब भारत ने इतने संघर्षों के बाद जो न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, जिससे हमारी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ी, आज हम चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने आंख में आंख डालकर बात करने की स्थिति में हैं। वह यह सरकार आते ही कहती है हम इसको नष्ट कर देंगे। अगर इस कम्युनिस्ट पार्टी के 10 सांसद भी चुन करके इस इंडी सरकार के गठबंधन में चले गए, यह सरकार इनकी गिरवी हो जाएगी, इनकी मॉर्गेज हो जाएगी। एक लेफ्ट राइट स्टेप भी इनके पूछे बिना, इन कम्युनिज्म वालों को पूछे बिना यह इंडी गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। इनकी पाक परस्ती ये है कि जब इनकी सरकार आती है तो पाकिस्तान के बैठे आका खुश हो जाते हैं। आज इनके घोषणा पत्रों में जाति की जनगणना, हिस्सेदारी, भागीदारी, जाति को और जातियों में तोड़ना, केवल इनके पास यही विकास का काम रह गया है। आप ध्यान दें कि मोदी की जितनी गरीबों की लक्षित योजनाएं थीं, उसमें न तो जाति देखा गया था, न तो धर्म। वो फ़ायदा सबको दिया गया। लेकिन यह सरकार उस जातियों को जातियों बांटने में लगी हुई है। एक विशेष वर्ग को कहती है कि तुम्हारे जो भी पर्सनल लॉ हैं उसको चलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे तो सारे, हो सकता है और ट्रिपल तलाक भी वापस रिस्टोर कर दें। यह एक ऐसा रिग्रेसिव गठबंधन है जिसको पास्ट में ही जी करके उसी तंत्र में ही मज़ा आता है जिसमें कि इनको स्कैम करने में आसानी हो। जो घोटालों का इतिहास है इस गठबंधन का, वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। एक एक परिवार जो कि कभी भैंस चराते हुए आगे आया, आज उसके पास खुद के चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने की सुविधा है। एक सांसद ही उन्होंने ज़िंदगी में या किसी मंत्री के रूप में काम किया, इससे ज़्यादा कोई उनका अपना बिजनेस व्यवसाय नहीं है। लेकिन उनके ITR जब देखेंगे आप एफिडेविट में, जो कि बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पर रखी जाती है, 10, 15, 20 करोड़ का संपत्ति बनाकर ये परिवार बैठा हुआ है। ज़मीन के बदले नौकरी, ये कोई बात छुपी नहीं है, उसके दस्तावेज पब्लिक में मौजूद हैं, इसे कोई हवाई आरोप नहीं है। झारखंड के एक मुख्यमंत्री अपने नाम पर खनन अलोकेट करते हैं। ज़मीनों की ऐसी डीलिंग है फिड्यूसरी जिसमें कि समझ नहीं आता है कि मालिक कौन है, लेकिन उसका उपयोग कोई और कर रहा है। तो ये जो गठबंधन है एक आंतरिक विरोधों के बावजूद एक साथ इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सबके ऊपर एक तलवार लटक रही है। दिल्ली का मशहूर शराब घोटाला आप देख ही रहे हैं। जितने सबूत दिए गए हैं कोर्ट को, उसके आधार पर बारंबार कोशिशों के बावजूद भी इनको बेल नहीं मिल पाई है। क्या आप ऐसे गठबंधन को वोट देना चाहेंगे? क्या अपने बच्चों के लिए एक ऐसी पीढ़ी छोड़ना चाहते हैं कि जिसमें ये आपको चंद रुपयों के लालच में या चंद सरकारी नौकरियों के लालच में, जो कि शायद वो भी नहीं कर पाएँ, खाली उसका झुंझुना दिखा करके आपसे सत्ता लेना चाहते हैं, ताकि फिर वो ज़मीन बेचें, रेल बेचें या फिर पोर्ट बेचें या माइंस बेचें, सब इनके हाथ में है। मंत्रालय बटेंगे, अपनी सीटों के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से ये मंत्रालय मांगेंगे, और जो सबसे भ्रष्ट होगा, अगर उसके पास सबसे ज़्यादा सीटें आ गई तो उसको प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई सरकार परफेक्ट नहीं है। मैं इस भाजपा सरकार की भी 4 कमियां गिनवा देता हूं, जो अगर भाजपा के लोग या नेता मेरी बात को सुन रहे हों तो कृपया उस पर गौर करें और यह दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा आपके पास करने के लिए बहुत कुछ अगले 5 साल में भी बचा रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया कंटिन्यूसली, तो ये आपके लिए भी महंगा पड़ सकता है। आपकी सारी अच्छाइयाँ एक झटके में किसी समय ख़त्म हो जाएंगी।
सबसे जो पहला आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप सरकारी नौकरियों की जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसे आप भर्ती नहीं कर रहे हो, जो कि नितांत जरूरी है। आप ये एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल और ऑफ रोल जो सिस्टम चला रहे हैं ये कहीं से भी सही नहीं है। आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हो देश को, आप वेलफेयर स्टेट हो। आपको टैलेंटेड लोगों को भी उस प्रोफेशन में, उस सरकारी प्रोफेशन में लाने के लिए आकर्षण देना पड़ेगा। आपको वो एक विंडो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी 90% के लिए तो हम आपको कॉर्पोरेट डेवलपमेंट करना ही है, देश का विकास करना ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसानों की समस्या आपको इसमें, भले ही आप आज आपने किसानों के आंदोलन को रोक दिया हो या कंट्रोल कर दिया हो, लेकिन उस चीज़ के ऊपर गहन विचार करने की ज़रूरत है। आज किसानों की जो दशा है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, कोई भी 4 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान भी आज अपने परिवार को नहीं जीवन यापन सुचारू रूप से करवा सकता है। अगर उसके घर का कोई 1-2 लड़के बाहर नहीं कमा रहे हों, उस परिवार की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है। अगर आपको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को एक बार लागू करने में दिक्कत हो रही है, आप एक्शन प्लान लेकर आइए। 4-5 साल का एक एक्शन प्लान दीजिए जनता को कि हम स्टेज वाइज इन चीज़ों पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो फार्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था, उसको लागू करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके किसी घोषणा पत्र में भी था, उसे धरातल पर लाने की आवश्यकता है। आपने कमेटी बनाई है, लेकिन उसका रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके लागू करिए। सबसे सरल उपाय ये है कि मनरेगा की जो आप बजटिंग करते हैं, अगर कुछ लेबर आप फार्मर को एलोकेट कर दें, चाहे वो लॉटरी सिस्टम से या फिर सीक्वेंशियली, तो किसानों को मजदूर मिल जाएंगे मनरेगा कोटे से, उनको एक तरह से सब्सिडी हो जाएगी। दूसरी सब्सिडी आप दे सकते हैं डीजल सब्सिडी, जो कि सबसे प्रमुख चीज़ है आज किसानों के लिए, चाहे वो जुताई के लिए या जो हार्वेस्टिंग करते हैं या सिंचाई के लिए। देश के एक बड़े हिस्से में डीजल बहुत प्रमुखता से उपयोग होता है और एक बहुत बड़ा कॉस्ट का हिस्सा डीजल है। आप पर किसान पर एकड़ एक डीजल की सब्सिडी कार्ड दे दीजिए या उसे सब्सिडी उसके अकाउंट में दे दीजिए। किसान अगर खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। आप उसे दबा सकते हैं। दूसरे मुद्दों की वजह से आज हम या लोग प्रभावित होकर भाजपा को वोट दे रहे हैं, या सामने जो विपक्ष है वो बहुत ही बिखरा या बहुत ही ख़राब है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। सरकार को आज नहीं कल प्रभावित कर सकता है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। हम आप सबको पता है कि जो एक सरकारी कर्मचारी एक ज़माने से, एक अरसे से जो व्यवस्था थी कि वो जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका आधा यानी 50% या 40 to 50% उसको पेंशन रूप में मिलता था। एक व्यवस्था बनाई गई, न्यू पेंशन स्कीम लाया गया 2004-05 में, और कहा गया कि एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देगा और सरकार या एम्प्लॉयर उसके खाते में जमा करेगी और फंड डिप्लॉय होगा शेयर मार्केट के अच्छे ब्लू चिप कंपनियों में। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया कि जो रिटर्न है 20 साल बाद, 25 साल, 30 साल बाद काफ़ी अच्छा आता है। तो सरकार ने यह प्रोविज़न किया कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही बेहतर है ओल्ड पेंशन स्कीम से, और इससे सरकार के ऊपर, खजाने के ऊपर बहुत बड़ा भार नहीं आएगा। लेकिन जो बेसिक जो समस्या है उसे समझने की कोशिश करिए, जिसको विपक्ष हाईलाइट कर रहा है, जिसका फ़ायदा आज निकल ले सकता है, वो ये है कि अगर एनपीएस ऊपर गया तब तो ठीक, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर एनपीएस उसके मिनिमम 40 या 50% नीचे आ गया या बहुत नीचे आ गया, इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए कि किसी भी हाल में आपका मिनिमम पेंशन 50 या 40% के नीचे नहीं जाएगा। इसकी हम गारंटी देते हैं। गारंटी देने से फ़ायदा क्या होगा कि एक बहुत बड़ा तबका अश्योर्ड रहेगा कि हमें इतनी पेंशन मिलेगी, और आपको शायद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। अगर मार्केट और इंडिया का ग्रोथ ऐसे ही अच्छा गया और कंपनियों की ग्रोथ हुई, शेयर मार्केट अच्छा गया, लेकिन अगर नहीं गया तो देना कितना पड़ा आपको? हार्डली 10, 15, 20% का डेफिसिट ही आपको वहन करना है। इस पर विचार करिए और इसको लागू करिए, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको करना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी वही छोटे छोटे कार्य जनता के बीच अविश्वास का, असंतोष का आधार बन जाते हैं। तो मित्रों, कुछ कार्य करने बाकी अवश्य हैं, लेकिन सरकार मजबूत रहे, देश मजबूत रहे, टुकड़े टुकड़े न हो, इन तुष्टिकरणों वाले गठबंधन के हाथ में सत्ता न जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भाजपा को वोट करें, मोदी के हाथ को मजबूत करें, जब तक
सरकार बेहतर कर रही है, हम इसको रखेंगे, और जिस दिन बेहतर नहीं करेगी, लोकतंत्र है, वोट हमारे हाथ में है, बदल देंगे। नमस्ते दोस्तों।